साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आशुतोष व्यास आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या इंडोक्राइन ग्लैंड। दोस्तों, हम जान लेते हैं कि ये क्या होती है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है। ग्लैंड यानी ग्रंथियाँ, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन यानी अंतःस्रावी और बहिस्रावी। दोस्तों, बहिस्रावी क्या होती है कि जिनमें डक्ट पाई जाती, यानी जिन ग्रंथियों में डक्ट पाई जाती है अपने प्रोडक्ट को अपने शरीर में पहुंचाने के लिए, जैसे लार ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय, ये सभी बहिस्रावित ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथियां अपने शरीर में कान के नीचे पाई जाती है, तो वहाँ से डक्ट अपने मुंह में आती है और वो लार अपने मुंह में सिक्रेट करती है या स्रावित करती है। वैसा ही यकृत में है, वो पित्त बनाता है और पित्ताशय में एकत्रित करके अपने शरीर में आंत में पहुंचाता है। वैसा ही अग्नाशय में है। तो इस प्रकार से बहिस्रावी ग्रंथियों है वो अपने डक्ट द्वारा अपने प्रोडक्ट को पहुंचाती है और ये प्रोडक्ट या उत्पाद एक रसायन होता है। अब दोस्तों, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनमें ऐसा नहीं है, वो डक्टलेस या नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, यानी वो जो अपना प्रोडक्ट, जो अपना रसायन जिसे हार्मोन बोलते हैं, वो अपने शरीर में रक्त के द्वारा अलग अलग अंगों को पहुंचाती है और अपना प्रभाव दिखाती है। तो आज हम यहाँ एक एक ग्रंथि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, उस हार्मोन से क्या प्रभाव पड़ता है, उस हार्मोन के अधिक स्रावण से या अल्प स्रावण से अपने शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। उससे पहले दोस्तों, हम एक ये डायग्राम देख लेते हैं तथा इस जिससे हमें अपने शरीर पर कहाँ कहाँ कौन सी ग्रंथि है उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अपना जो मस्तिष्क है उसमें 3 ग्रंथियां पाई जाती है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। फिर अपना जो गला है जिसमें जो स्वर यंत्र होता है उसके ऊपर थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि 2 ग्रंथियां मिलती है। और जो अपना हार्ट होता है उसके पास में थाइमस ग्रंथि, और अपना जो अपने जो किडनीज होती है उनके जस्ट ऊपर, उनके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स मिलती है। और अपना जो पेंक्रियाज या अग्नाशय है उसके अंदर लैंगरहैंस के द्वीप, लैंगरहैंस के द्वीप नाम से अंतःस्रावी ग्रंथि स्थित होती है। और दोस्तों, 2 ग्रंथियां जो अपनी लैंगिक है, वृषण और अंडाशय। पुरुषों में वृषण ग्रंथि और महिलाओं में अंडाशय या ओवरीज मिलती है। अब दोस्तों, हम एक एक ग्रंथि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हार्मोन क्या है। तो दोस्तों, जो हार्मोन है वो एक प्रकार का रसायन है जो विशेष अंग पर कार्य करता है। विशेष अंग यानी वो उसी अंग पर कार्य करेगा, उसके अलावा वो किसी अंग पर कोई कार्य नहीं करेगा। ये सीधे रक्त में स्रावित होते हैं और रक्त संचार प्रणाली के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचते हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि अंतःस्रावी यानी डक्टलेस या नलिकाविहीन, इनके अपनी कोई नलिका नहीं होती, इसलिए ये अपने उत्पाद सीधे रक्त में डालते हैं और उसके माध्यम से जो प्रभावी अंग है उस पर पहुंचाते हैं। अब दोस्तों, जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे अब ये नहीं पूछते कि हार्मोन क्या है, वहाँ पर पूछते हैं कि कौन सा हार्मोन कौन से कार्बनिक पदार्थ से बना है, कौन सा हार्मोन कौन से कार्बनिक पदार्थ से बनता, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, ये हार्मोन 3 प्रकार के कार्बनिक पदार्थों से बनते हैं। पहला है एमीन, दूसरा प्रोटीन पेप्टाइड और तीसरा है स्टेरॉइड। तो दोस्तों, जो एमीन होते हैं उनसे थायरोक्सिन और एड्रेनलिन बनता है, और प्रोटीन पेप्टाइड से इंसुलिन हार्मोन, सोमेटोट्रोफिन, मेलेटोनिन हार्मोन और पैराथायरॉयड हार्मोन या थाइमोक्सिन हार्मोन। तो दोस्तों, ये हार्मोन कौन सी
ग्लैंड से निकलते हैं, ये हम नीचे इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, पर एक बार हमें इनको देख लेना चाहिए। तो दोस्तों ये जो एमीन और प्रोटीन पेप्टाइड है ये एक ही है, बट यहाँ अलग देर का है, क्योंकि एमीन से ही पेप्टाइड बनते हैं और पेप्टाइड से प्रोटीन बनते हैं। लेकिन ये क्या है कि एमीन की अगर एक सिंगल जो चेन है या एकल श्रृंखला है उससे बने हुए, इसलिए यहाँ सिर्फ एमीन लिखा है। लेकिन अपन सुविधा के लिए हम अगर ये याद रख लें कि भाई प्रोटीन से कौन से बने हुए हैं, तो हमें सिर्फ यहाँ फिर यही याद रखने की स्टेरॉइड से कौन से बनते हैं। नहीं, अपन इसको दो भागों में बांट के अगर याद रख ले तो अपने को एग्जाम में सुविधा रहेगी। क्योंकि अगर वहाँ ऑप्शन में अगर एमीन से लिखा हुआ देंगे तो वो पेप्टाइड और प्रोटीन वाले वहाँ नहीं होंगे, वहाँ जो एमीन से बना वो ही देंगे। तो अपने को वैसे अपन पेप्टाइड से याद रख लेंगे तो अपने को याद रहेगा कि भाई कौन सा इनसे बन रहा है। बाकी ऑप्शन में स्टेरॉइड होंगे, ये पक्का है, क्योंकि अगर जहाँ एमीन आ गया वहाँ वो प्रोटीन वाले के ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि ऑप्शन सही वाला तो देगा लेकिन बाकी वाले जो देगा वो स्टेरॉइड के देगा, क्योंकि एमीन से पेप्टाइड बनते हैं और पेप्टाइड से प्रोटीन बनते हैं। तो अपने को यहाँ दो आराम से याद रख लेंगे। तो जो स्टेरॉइड है ये कोलेस्ट्रॉल व्युत्पादन, कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक प्रकार की फैट है, उससे बने हुए होते हैं। और ये जितने भी अपने जो लैंगिक हार्मोन है, यानी जो वृषण से निकलने वाले और अंडाशय से निकलने वाले जो हार्मोन है वो लैंगिक हार्मोन है। और एक जो एड्रिनलिन ग्रंथि है उसके भी एक एल्डोस्टेरिन हार्मोन होता है जो लैंगिक हार्मोन होता है। तो अपने को बस यहाँ यही याद रखते हैं कि जो ये हार्मोन है वो स्टेरॉइड हार्मोन है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे दो श्रेणियाँ आराम से याद रह जाएगी। अब हम चलते हैं कि कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। तो इसकी लोकेशन देखते हैं। ये मस्तिष्क के निचले भाग में लटकी हुई होती है। ये मटर के दाने जितनी सी होती है, सिर्फ इसका आकार कितना होता है, मटर के दाने जितना। और इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि ये बाकी सभी ग्रंथियों का कंट्रोल करती है, उनके लिए अलग अलग हार्मोन का सिक्रेशन करती है। लेकिन एग्जाम में इतना डीप नहीं पूछते हैं, जनरल साइंस में इतना डीप नहीं पूछते हैं। बस आपको यही याद रखना है कि मास्टर ग्रंथि कौन सी है और ये सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। अब ये सबसे छोटी ग्रंथि, अपने को यही याद रखना कि सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी और सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड। ठीक है, ये दो अपने को ये भी याद रखना है। अब ये दो भागों में बटी होती। अब ये दो भागों में होती, इसका जो आगे वाला भाग है उसको बोलते हैं एडिनोफाइसिस और पीछे वाला भाग होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो जो एडिनोफाइसिस है वो वृद्धि हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। वृद्धि हार्मोन वो होते हैं जो अपने शरीर की लंबाई और बाकी शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो उसको बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। अपने को यहाँ हार्मोन के नाम जरूर याद रखने हैं, क्वेश्चन में सीधा सीधा पहुँचते हैं। तो वृद्धि हार्मोन और सोमेटोट्रोपिन हार्मोन कौन सिक्रेट करता है, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। अब इसका प्रभाव क्या है कि ये शारीरिक विकास, मानसिक यौनिक वृद्धि के विकास को नियंत्रण करता है। अब यहाँ अपने को दो चीज़ें और याद रखनी कि इसके अधिक स्त्रावण से क्या होगा, अल्प स्त्रावण से क्या होगा। तो अधिक स्त्रावण से क्या होगा कि अंगों की अनुचित वृद्धि होगी, पैरों का लंबा होना, सिर बढ़कर बेडो लगना था, शीघ्र ही प्रौढ़ अवस्था यानी थोड़े से बूढ़े दिखाई देना। और अगर कमी होगी तो क्या होगा, विकास धीमा पड़ जाएगा और बच्चे ठिंगने रह जाएंगे। दोस्तों जो अपने को सर्कस में जो जितने भी ठिंगने व्यक्ति मिलते हैं वो सारे इसी ग्रंथि की वजह से ठिंगने रह जाते हैं। एग्जाम में पूछते हैं, याद रखना। अब हाइपोफाइसोसिस क्या करता है दोस्तों, ये दो प्रकार, ऐसे तो ये 4 प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है, लेकिन पाइटोसिन और पिटोसिन मुख्य हैं। दोस्तों ये भी बहुत मुख्य हार्मोन है, इनका याद रखना अपने को। जैसे जो ऑक्सीटोसिन है जिसको पाइटोसिन बोलते हैं, ये स्तन ग्रंथियों में दूध स्तरण में सहायक है मादाओं में, और शिशुओं को जब शिशु होता है तो उसको गर्भाशय से बाहर निकालने में ये सहायता करता है। शुगर, यहाँ थोड़ा शुगर तथा रक्तचाप पर नियंत्रण रखा जाता है, इसकी कमी से व्यक्ति मोटा और आलसी बन जाता है। चलो ये इसका हो गया। अब पीटोसिन जो वेसोप्रोसिन, दोस्तों वेसोप्रेसिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो कार्य है वो है कि जो अपनी किडनी सेल्स होती है ना, जो वृक्क कोशिका जिनको न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो अपने जो मूत्र होता है उसमें जल की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। ये
उसको कंट्रोल करता है। यानी आप एक बात याद रख लें कि अगर किसी हार्मोन की जैसे अधिकता हो गई तो वो उसका उल्टा काम करने लग जाएगा। अब उल्टा काम क्या करेगा कि ये जब नियंत्रण में होता है तो ये मूत्र को जल की मात्रा को नियंत्रण करता है। अगर जब इसकी अधिकता हो जाएगी ना तो व्यक्ति को अधिक मूत्र आने लग जाएगा। लेकिन ये स्थिति जब होती है जब अपन चाय पी लेते हैं, तो चाय में यही होता है, वो इस हार्मोन की सिक्रेशन को बढ़ा देता है जिससे अपने को अधिक मूत्र आने लग जाता है। अधिक मूत्र मतलब जल की मात्रा कंट्रोल नहीं होगी तो मूत्र की मात्रा जो अपनी उसमें बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो फिर अपने को मूत्र आएगा। और इसका कार्य क्या है कि ये गर्भाशयता आंतपेशियों को सिकोड़ता है और रक्त स्राव को भी कम कर देता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, दोस्तों ये ग्रंथि इंपॉर्टेंट है। इस ग्रंथि को बोलते हैं हेड मास्टर ग्रंथि, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि है उसको कंट्रोल में रखती है। ये पीस इसकी स्थिति ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ी होती है, उसको कंट्रोल में करती है, उसके जस्ट पास में होती है। जब भी अगर मान लो जो अपनी पीयूष ग्रंथि अगर वो सिक्रेशन करने ज़्यादा लग जाए तो ये उसको कम करती है, और कम करने लग जाए तो उसके हार्मोनों को ये बढ़ाने में सहायता करती है। इसका दोस्तों इतने कार्य, इसके हार्मोन्स हमें एग्जाम में नहीं पूछते हैं, बस हमें ये याद रखना है कि हेड मास्टर ग्रंथि कौन सी है। पीनियल ग्रंथि, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है और इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। इसका क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि जैविक ग्रंथि कौन है, तो ये जो पीनियल ग्रंथि है वही जैविक ग्रंथि है। ये मेनोटोलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जो अपना जो शरीर है उसको सोने जागने उसकी दिनचर्या को कंट्रोल करता है, मेलाटोनिन हार्मोन। इसकी वजह से कोई कहता है कि यार मेरी नींद 6 बजे जग जाती है, तो इसी वजह से जग जाती है, क्योंकि इसका ही काम है। मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है वो अपने शरीर की दैनिक दिनचर्या को कंट्रोल करता है, ये हमेशा याद रखना। अब ये इसकी स्थिति देख लेते हैं। ये मस्तिष्क जो प्रमस्तिष्क होता है उसके गोलार्धों के बीच में छोटी सी एक अंतःस्रावी है। ओके, अब दोस्तों चलते हैं अपन नेक्स्ट ग्लैंड पे, वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि, मैंने आपको पहले ही बताया था। ओके, यह द्वितीयक रचना जो अपना ग्रीवा होती है अपना या गला होता है, उसके अंदर जो स्वर यंत्र होता है उसके नीचे जो अपनी कार्टिलेज होती है वहाँ पे मिलती है। और ये थायरोक्सिन और थायरोकेल्सिन हार्मोन स्रावित करती है। अब एक एक हार्मोन का कार्य देखते हैं। जो थायरोक्सिन है उसका जो स्ट्रक्चर होती है उसमें आयोडीन एक हिस्सा होता है, यानी उस थायरोक्सिन आयोडीन से मिलकर बना होता है। अब थायरोक्सिन क्या करता है, थायरोक्सिन जो होता है अपने जो शरीर में वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। यानी अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा पतला है, इसका मतलब थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, वो उसके शरीर को बहुत मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है, इसलिए जो भी वो खा रहा है उसके अंग नहीं लग रहा है। इसी हार्मोन की वजह से ये सब होता है। और अगर उसका डाइजेस्ट से चल रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे ही जो कैल्सिटोनिन है वो अपने जो ब्लड है उसमें कैल्शियम को बढ़ाए, यह रक्त में कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ बात कर लेते हैं कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों उसकी कमी से गलघन रोग हो जाता है। यानी गलघन रोग वैसे आयोडीन की कमी से होता है, लेकिन आयोडीन की जैसे हमारे शरीर में कमी होगी, थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन से बना तो थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी और उससे गलघन रोग हो जाएगा। गलघन रोग में क्या होता है दोस्तों कि जो अपनी गर्दन वो फूल कर मोटी हो जाती है और ऐसा कॉलर जैसे दिखाई देने लग जाती है। अब बात करते हैं पैराथायरॉइड ग्रंथि की। तो ये जो थायराइड ग्रंथि की परिष्ठ स्तन में धसी हुई होती है और ये 2 जोड़ी होती है, यानी ये 4 छोटे छोटे अंडाकार लाल रंग की होती है। यह ग्रंथियां पैराथायरॉइड नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। पैराथायरॉइड हार्मोन का कार्य क्या है कि ये विटामिन डी के साथ मिलकर रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बनाने का कार्य करता है। यानी विटामिन डी के साथ मिलेगा और कैल्शियम में रक्त की मात्रा को बनाने का कार्य करेगा। साथ ही आंत में जो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है, यानी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाएगा, फिर कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलेगा और वहाँ उसकी मात्रा को स्थिर रखेगा। दोस्तों इसकी कमी से
क्या होता है दोस्तों, इसकी कमी से क्या होगा कि हमें टिटेनी रोग हो जाएगा। टिटेनी रोग में क्या होता है दोस्तों, जैसे ही हमारे शरीर में पैराथॉर्मोन हार्मोन की कमी होगी तो हमारा जो ब्लड है उसमें क्या होगा कि कैल्शियम की कमी होने लग जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमारे शरीर में अनावश्यक उत्तेजना और एटन आने लग जाएगी और कभी कभी जैसे पैर थोड़े से एकदम ऐसे रहने लग जाएंगे। और अगर ये कंठ में हो जाए टिटेनी रोग तो दोस्तों एक बहुत तकलीफदेह हो जाता है, क्योंकि उसके कारण में सांस नहीं ले पाते और बहुत सारी बार इसमें रोगी मर जाता है। और दोस्तों इसकी अधिकता से भी रोग होता है, यानी अगर ये हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो जाए तो भी प्रॉब्लम करता है। क्या प्रॉब्लम करता है दोस्तों, कि इसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस नाम का रोग हो जाता है। ओस्टियोपोरोसिस रोग में क्या होता है कि जो हमारे शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है वो पेशियाँ कमज़ोर हो जाती है और मूत्र की मात्रा बंद हो जाने से प्यास बढ़ जाती है और भूख अपनी मिट जाती है और सिर दर्द रहने लग जाता है। जो दोस्तों अगर इस हार्मोन का सिक्रेशन सही से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं थाइमस की। थाइमस ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली है उसका एक विशिष्ट अंग है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो अपने जो टी लिम्फोसाइट होती है और बी लिम्फोसाइट होती है, उसमें जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती है वो बनती तो अपनी बोन मेरो में ही है, पर उनका जो परिपक्व या जो मेच्योर होती है वो थाइमस ग्रंथि में ही होती है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये थाइमोसिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। जो थाइमोसिन हार्मोन है उसके कार्य है कि अपने जो प्रतिरक्षा तंत्र उसका विकास में मदद करती है। और दोस्तों जब अपना जैसे जैसे अपनी उम्र जाती है बढ़ती जाती है ये छोटा होता जाता है और धीरे धीरे फिर ये लुप्त हो जाती है बुढ़ापे तक। अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि या सुपरनल ग्लैंड, दोस्तों ये अपने जो किडनी होती है उसके ऊपर स्थित होती है। जो दाहिनी अधिवृक्क ग्रंथि है उसका आकार त्रिकोणाकार होता है और बाहीं का आकार अर्धचंद्राकार होता है। और दोस्तों जब अपने शरीर में बहुत अधिक तनाव बढ़ जाता है तो दोस्तों इसमें एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, उसकी मैं नीचे चर्चा करूंगा। दोस्तों ये दो भागों में बटी होती है। कोर्टेक्स है जो वलकुट भाग होता है उसके ऊपर वाला, वो एल्डिस्टोरिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये स्टेरॉयड हार्मोन है और ये अपने जो द्वितीय लैंगिक गौण लक्षण उनको भी कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ में जो सोडियम के नियंत्रण के लिए भी आवश्यक है। यानी ये अगर इसकी कमी हो जाए तो पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है, भूख नहीं लगती और उससे वजन कम होने लग जाता है, जिसको अपन बोलेंगे एडिसन रोग। ठीक है, लेकिन अधिक स्रावित हो जाए तो स्त्रियों में भी नर के समान दाढ़ी मूछें आने लग जाती है। तो इसका क्वेश्चन भी आता है कि स्त्रियों में नर के समान दाढ़ी मूछें कब आती है, तो वो एल्डिस्टोरिन हार्मोन के सिक्रेशन से आती है। अब मेडुला ने जिसके अंदर वाला भाग होता है वो एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव करती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। जब अपन को एकदम अपन घबरा जाएं या एकदम कोई सदमा आ जाए तो उसको उबारने के लिए एड्रिनलिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस हार्मोन को करो या मरो हार्मोन भी बोलते हैं। अग्नाशय, दोस्तों जो अग्नाशय हैं वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसको मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर अपन इसका टीएस काटें यानी लेब में तो दोस्तों क्या होता है कि इसके बीच बीच में हमें ऐसे लैंगरेंस की दीपिकाएं नजर आती है, तो वो अंतःस्रावी की तरह कार्य करती है। और बाकी जो अग्नाशय है वो बहिस्रावी की तरह कार्य करती है। जो अग्नाशय रस निकालती है वो पाचनकारी होते हैं और शरीर में अपने भोजन का पाचन करने के लिए आवश्यक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं लैंगरेंस दीपिकाएं की। लैंगरेंस दीपिकाएं 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, एल्फा, गामा और बीटा। अब जो एल्फा कोशिकाएं हैं वो ग्लूकागोन का स्राव करेगी, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का और गामा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का। अब इनको याद कैसे रखें, हम इनको ऐसे याद रखेंगे, एल्फा ग्लूकागोन, बीटा इंसुलिन और गामा सोमेटोस्टेनिन। इस बारे में इनको याद कर लेंगे। अब एल्फा कोशिकाओं को
जो ग्लूकागॉन स्रावित करती है उसका कार्य क्या है, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखना। और जो बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्रावित करती है उसका कार्य भी ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखती है। दोनों का कार्य सेम है, लेकिन अगर अपने शरीर में मान लो इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, अल्पस्रावन हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, जिससे वो ग्लूकोज अपने मूत्र में चला जाएगा और मूत्र से बाहर स्रावित होने लग जाएगा, जिस बीमारी को फिर ग्लाइकोसूरिया कहेंगे। इसी को शुगर बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं, लेकिन ये आनुवांशिक होता है, नॉर्मल केस में ये नहीं होता है। और दोस्तों इसकी अधिकता से क्या होगा दोस्तों कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्त्रवण कम होने लगेगा। इससे रोगी को रोज़ रोज़ इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। बहुत सारे जो रोगी होते हैं जो इंसुलिन का रोज रोज इंजेक्शन लेते हैं, वो इसी वजह से होता है कि उनके शरीर में इंसुलिन का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से शरीर में ग्लूकोज का स्रावण कम हो रहा है और उनके शरीर में शुगर की कमी हो रही है। और वो गामा कोशिकाएं जो सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, उसका दोस्तों नॉर्मल कार्य की भोजन के पाचन, पचे हुए भोजन के अवशोषण और कोशिकाओं में पोषक पदार्थों को स्वांगीकरण की अवधि को बनाए रखने का कार्य करता है। अब वृषण ग्रंथि है टेस्टिस, दोस्तों ये नर लैंगिक हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, और इसका कार्य होता है कि द्वितीय लैंगिक गौण लक्षण, यानी बच्चे के किशोर होने पर, उसके लड़का है तो उसके दाढ़ी मूछें आना और उसकी आवाज़ का भारी होना और लगभग सभी अंगों पर बालों का आना इसी हार्मोन की वजह से होता है। ओवरी ये मादाओं में पाई जाती है। ये दो प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का कार्य मादाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षणों और स्तनों के विकास को बनाए रखने में सहायक है, जबकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो ओवरी होती है उसकी कार्पस ल्यूटियम द्वारा सिक्रेट होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कार्पस ल्यूटियम द्वारा कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, ये इसका कार्य क्या है, जब मादा गर्भवती होती है तो उसके निषेचन, आरोपण और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो दूध के स्त्रावण में ये सहायक है। अब दोस्तों यहाँ जो मैं बात करना चाहूँगा कि हार्मोन के जो सिक्रेशन होता है या उनका अपने शरीर पर प्रभाव पड़ता है तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो दोस्तों उनका मैकेनिज्म होता है ऋणात्मक पुनर्भरण नियंत्रण, यानी अगर इसको तो इंग्लिश में याद रखेंगे, यानी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि जैसे कहीं पर अपना हार्मोन कम हो गया तो अपने जो कम होते ही वो क्या करेगा कि नेगेटिव फीडबैक देने लग जाएगा, यानी वो अपना कमी का प्रभाव दिखाने लग जाएगा। जैसे मैंने ऊपर बताया कि जैसे ग्लूकोज का स्राव कम होगा, जैसे इंसुलिन का स्राव कम होगा तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, लेकिन इंसुलिन का जैसे ही स्राव बढ़ेगा तो ग्लूकोज की मात्रा अपने शरीर में बढ़ जाएगी। यानी अगर इंसुलिन कम हो रहा है तो ग्लूकोज बढ़ रहा है, लेकिन अधिक हो रहा है तो ग्लूकोज कम हो रहा है, यानी नेगेटिव यानी ऋणात्मक चल रहा है, दोनों के एंटी चल रहे हैं। तो इसी मैकेनिज्म को ही हम बोलते हैं ऋणात्मक पुनर्भरण नियंत्रण या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये एग्जाम में पूछते हैं, इनको इस टर्म को याद रख लें। आपको मैकेनिज्म नहीं पूछेंगे, बस टर्म पूछेंगे, इसलिए इस टर्म को आप याद रख लें। तो दोस्तों इस प्रकार हम यहाँ पूरी कर लेते हैं अपनी ग्लैंड्स को। अगर दोस्तों आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों।